वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है नाज़मीन मंसूरी और आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सीटेट एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि सीटेट एग्ज़ाम क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसका पैटर्न क्या है और इसकी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, और लास्ट में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स क्लियर करेंगे जिससे कि आपको सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो सीटेट एग्ज़ाम होता है आपका वो होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, राज्य पात्रता परीक्षा इसको हिंदी में बोलते हैं। और ये परीक्षा जो है सीबीएसई द्वारा हर साल 2 बार कंडक्ट की जाती है, एक जून में और एक दिसंबर में। ठीक है, तो जो जून में और दिसंबर में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है सीबीएसई के द्वारा, ये सीटेट एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, 2 कैटेगरी के, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 होता है वो आपको क्लास 1 to 5 के टीचर बनने के लिए हेल्प करता है, और जो पेपर 2 होता है वो क्लास 6 to 8 तक के बच्चों को टीच करने के लिए ज़रूरी होता है, क्वालिफाई करना होता है। इसके बाद में आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आने वाले स्कूल्स जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने स्कूल्स हैं, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, DSSS, इन सब में टीच करने के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो अब इसको जब हम आगे बात करेंगे फर्दर के आज के इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले, थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एलिजिबिलिटी। ठीक है, कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। दूसरी हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में कि एग्जाम पैटर्न क्या होना चाहिए। तीसरी हम बात करेंगे एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, और अगली बात हम जो करेंगे वो रहेगा कि आपकी इस एग्जाम को लेके स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है ये कि शिक्षक की पात्रता परीक्षा होती है, मतलब आपके अंदर टीचिंग क्वालिटीज को टीचिंग एलिजिबिलिटी को ये एग्जाम टेस्ट करता है। अगर आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया तो इसके बाद में आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कूल्स है उनमें टीचर के लिए, टीचिंग के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे, टीचर बनने के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस एग्जाम को कौन कंडक्ट कराता है? एक बॉडी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है ट्वाइस अ ईयर, जून एंड दिसंबर। ठीक है, अब इसी क्रम में अगर हम आगे बात करेंगे तो आप लोगों को पता है कि व्हाट आफ्टर क्वालिफाइड सीटेट एग्जाम, अगर आपने सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट होगा, और उसके मतलब सीटेट एग्जाम आपको क्वालिफाई क्यों करना चाहिए, इस बात का जवाब है कि आफ्टर सीटेट सर्टिफिकेट कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ऑल सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स लाइक KVS, NVS, DSSB एक्सेट्रा। मतलब कि जब आप एक बार सीटेट का एग्जाम में क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स में लाइक KVS, NVS और कुछ राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स में पढ़ाने के लिए, टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आई होप आप लोग को यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। बिना सीटेट सर्टिफिकेट के आप एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल में वर्क करने के लिए या टीचिंग करने के लिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। अब आगे बात करेंगे हम लोग, तो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी चेक करने से पहले आपको सीटेट का थोड़ा सा सीटेट का मैं पैटर्न बता देती हूँ कि जो सीटेट है, सीटेट के एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 किसके लिए होता है? अगर आपको 1st to 5th का टीचर बनना है तो आप पेपर 1 देंगे। ठीक है, और अगर आपको 6th to 8th क्लास का टीचर बनना है तो आप पेपर 2 देंगे। ठीक है, अब इसमें आगे जब बात करेंगे तो इसके पैटर्न को और डिटेल में हम आगे की साइड में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी चेक करते हैं एलिजिबिलिटी। पहले एलिजिबिलिटी चेक करते हैं पेपर 1 के लिए, फिर एलिजिबिलिटी चेक करेंगे पेपर 2 के लिए। तो पेपर 1 के लिए एलिजिबिलिटी आपकी क्या होना चाहिए कि आपके पास में सीनियर सेकेंडरी की मार्कशीट होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी मतलब कि आपके पास में 12th की मार्कशीट होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट अगर कोई और सर्टिफिकेट है तो वो होना चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। कम से कम आपके 50% 12th क्लास में होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी होती है वो ये है कि आपने
कोई भी एक डिप्लोमा इन एजुकेशन कर रखा हो, कोई भी डिप्लोमा आपने एजुकेशन में कर रखा हो, या तो आप उसमें पास हो या उसके फाइनल ईयर में अपीयर हो। डिप्लोमा कौन कौन से हो गए, लाइक BLED, D.Ed, BTC एटसेट्रा। अगर आपने ये सब कर रखा है देन यू आर एलिजिबल फॉर पेपर 1, यानी कि 1st to 5th के लिए आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ आई। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, एक और बात यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है कि इस एग्जाम के लिए, मतलब कि जो पेपर 1 है, पेपर 1 के लिए आप लोगों को बीएड रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, अभी 2023 में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया उसके अकॉर्डिंग जो बीएड वाले हैं वो पेपर 2 के लिए एलिजिबल है। पेपर 1 वालों को के लिए बीएड अलाउड नहीं है, या बीएड होना जरूरी नहीं है। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई। तो ये पेपर 1 की एलिजिबिलिटी है। अब बात करते हैं पेपर 2 की एलिजिबिलिटी की। पेपर 2 की एलिजिबिलिटी की जब हम बात करेंगे तो पेपर 2 में आप लोग शिक्षक बनेंगे 6 to 8 के, मतलब आप टीचर बनेंगे किसके लिए, क्लास 6 to 8 के लिए। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग होती है। तो आपने किसी भी स्ट्रीम में एटलीस्ट 45% के साथ में ग्रेजुएशन कर रखा हो, लाइक आपने बीए कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो, बीएससी कर रखा हो, कोई भी एक ग्रेजुएशन नॉर्मल से आपने कर रखा हो विथ 45% एटलीस्ट। और उसके अलावा आपके पास में बीएड की डिग्री होना कंपलसरी, बैचलर ऑफ एजुकेशन आपने किया हुआ हो, या फिर आप बैचलर ऑफ एजुकेशन के फाइनल ईयर में अपीयरिंग हो। ठीक है, तो अगर ये दो क्वालिटी, दो एलिजिबिलिटी आपके पास में है, ये दो सर्टिफिकेट्स आपके पास में, देन यू आर एलिजिबल फॉर सीटेट पेपर 2। ठीक है, बात समझ आई आप लोगों को। अब आगे की दिशा में बात करेंगे, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि पेपर 1, ये वाली चीज मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, एक बार और आपको बता देती हूँ कि जो पेपर 1 होता है, पेपर 1 अगर आप लोगों ने क्वालिफाई किया तो आप 1st to 5th के टीचर बनेंगे। ठीक है, मतलब आप अध्यापक या अध्यापिका बन जाएंगे कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, और इसमें जो बच्चों को ध्यान रखा जाता है वो 6 years to 11 years, मतलब कि 6 साल से 11 साल के बच्चों को ध्यान में रखते हुए इसका पेपर डिजाइन किया जाता है। ठीक है, और इस पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी 1st to 5th तक का ही होता है। तो अगर आपने 1st to 5th के एनसीईआरटीज को अच्छे से पढ़ रखा है, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लैरिटी है, देन यू विल डेफिनेटली क्लियर पेपर 1। ठीक है, नेक्स्ट बात अगर हम करेंगे पेपर 2 की, पेपर 2 आपका कौन सी क्लास के लिए टीचर बनाता है, आपको 6 to 8th क्लास के लिए। तो पेपर 2 6 to 8th क्लास में अगर आपको टीचर बनना है तो उसके लिए, और इसमें जो बच्चों का क्राइटेरिया रहता है, एज का क्राइटेरिया रहता है, वो 11 years to 14 years रहता है। मतलब 11 साल से 14 साल के बच्चों को नज़र में रख करके, उनको ध्यान में रख करके इस पेपर 2 की डिफिकल्टी लेवल को बनाया जाता है। तो अगर आपने 6 to 8 के एनसीईआरटीज को बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसको ध्यान से पढ़ करके आपको सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम और जो आपका पेडागोजी है उनके कॉन्सेप्ट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, देन यू विल डेफिनेटली क्लियर पेपर 2 ऑल्सो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि एग्जाम में और क्या क्या होता है, एग्जाम से रिलेटेड जो छोटी छोटी बातें जो आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो यह है कि इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, एग्जाम हैज नो नेगेटिव मार्किंग, दिस एग्जाम हैज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, यहाँ पे कोई नकारात्मक मार्किंग आपकी नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद में एक और चीज है कि यहाँ पे कोई अटेम्प्ट लिमिटेशंस भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया देन आपको एग्जाम देने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। इस एग्जाम को आप लाइफ टाइम दे सकते हैं और किसी भी एज में दे सकते हैं। लेकिन ये बात है कि अगर आपको पेपर 1 देना है तो आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स होना जरूरी है। इसके अलावा इसमें कोई एज बार नहीं है, सीटेट के एग्जाम में कोई भी एज बार नहीं है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी यहाँ पे, क्लियर। यहाँ पे मैंने वही बताया है कि अगर आपको पेपर 1 देना है तो आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे कोई और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई होगी। अब आगे की और बात करेंगे हम लोग। तो एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एग्जाम पैटर्न मतलब कि एग्जाम किस तरह से होता है, क्या क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ आई होगी। अब एग्जाम पैटर्न की जब हम बात करते हैं तो एग्जाम पैटर्न आपका पेपर 1 और पेपर 2 के लिए ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो क्या होता है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में, ये देखिए यहाँ पे, बोथ पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड सीटेट कंटेन्स अ टोटल ऑफ 150 MCQs।
ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि इस एग्जाम में दोनों पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2 में आपको 150 मार्क्स के 150 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। ये देखिए 1 मार्क इज अवॉर्डेड टू करेक्ट आंसर एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। क्लियर, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए आपको एक नंबर दिया जाएगा, 1 मार्क अलॉट किया जाएगा और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, इसलिए आप आराम से पूरे 150 क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। डन। चलिए, अब अगली बात है, द पेपर इज कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड एज अ पेरेंट पेपर बेस्ड टेस्ट। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोगों को याद रखना है कि जो आपका पेपर है वो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। 2021 और 2022 में ये पेपर ऑनलाइन हुआ था, लेकिन उसके बाद ये वापस से ऑफलाइन मोड पे हुआ है अभी, और अब तक की जानकारी के हिसाब से, अब तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये ऑफलाइन मोड में है। तो आपको प्रॉपर जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको एक OMR शीट मिलेगी, उस पर आपको आंसर अपने फिल करना है सर्कल के फॉर्म में। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात समझ आई होगी। अब आगे बात करेंगे। पेपर 1 कंसिस्ट ऑफ 5 सेक्शंस व्हाइल पेपर 2 कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शंस। मतलब आपका पेपर 1 कितने सेक्शन होते हैं? पेपर 1 में 5 और पेपर 2 में कितने? 4 सेक्शन। अब वो सेक्शन कौन कौन से होते हैं वो आगे की स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर, आई होप यहाँ तक आप लोगों को सारी बात समझ आ गई होगी। एक बार मैं शॉर्ट में रिवाइज करवा देती हूँ कि क्या बोला है। सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि जो पेपर 1 है सीटेट एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चंस पूछते हैं एमसीक्यूज में, और पेपर 2 में भी 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, ये दोनों बातें। अब इसके बाद में आपको एक और बात याद रखना है कि इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। फिर आगे की और बात करेंगे। तो एक और लास्ट बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि पेपर 1 में आपके 5 सेक्शन होते हैं और पेपर 2 में आपके 4 सेक्शन होते हैं। दैट्स इट। अब आगे इसके थोड़ा सा सिलेबस और पैटर्न की हम बात कर लेते हैं कि वो क्या है। ठीक है, तो अगर हम पेपर 1 के सिलेबस की बात करेंगे तो पेपर 1 में जो सेक्शन मैंने आपको बताया, तो इसमें 5 सेक्शन होते हैं। CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जो कि आपका है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, नंबर 2 पे आपके लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। ठीक है, उसके बाद में मैथमेटिक्स, उसके बाद में एनवायरमेंट स्टडीज। ये पेपर 1 की मैं बात कर रही हूँ। पेपर 1 में आपके ये 5 सेक्शन हो गए। ठीक है, अब हर एक सेक्शन कितने मार्क्स का होगा? 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, 30 मार्क्स का हर एक सेक्शन होगा। क्लियर। अब इसके बाद जो आपको एक और बात याद रखनी है कि जो आपको 5 सेक्शन दिए जाएंगे और 30 नंबर के 30 मार्क्स के 5 सेक्शन है, टोटल मिला के 150 मार्क्स आपके होंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे। अब इसमें आप लोगों को जो एक बात याद रखनी है कि ये जो 30 नंबर डिवाइडेड है, लाइक सबसे पहले अगर हम CDP की बात करें तो CDP में आपके जो 30 नंबर डिवाइड है वो 2 तरीके से डिवाइड है, 15 एंड 15। ठीक है, 15 एंड 15 मार्क्स। जो 15 मार्क्स है आपके, वो 15 मार्क्स आपके होंगे CDP के जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, थियरीज है, उन सब पे बेस्ड 15 क्वेश्चंस होंगे। लेकिन बाकी के जो 15 नंबर है वो आपके होंगे पेडागोजी के, शिक्षा शास्त्र के। ठीक है, ठीक है, पेडागोजी में काइंड ऑफ कि आप बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं, सिखाते कैसे, इंगेजिंग लर्निंग क्या होती है, लर्निंग प्रोसेसेस क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पूरी लेक्चर सीरीज CDP की और बाकी सब्जेक्ट की हमारे इस चैनल पे मिल जाएगी। तो आगे की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट, नोट्स और PYQs भी यहाँ से हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अब आगे की बात करते हैं कि जो यहाँ पे बात कर रहे हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, तो आपको टोटल 20 लैंग्वेजेस दी जाएगी। ठीक है, 20 लैंग्वेजेस में से आपको कोई भी 2 लैंग्वेज पिक करनी है, और लैंग्वेज पिक करने के बाद उन्हीं लैंग्वेजेस का आपको एग्जाम देना है। ठीक है, क्लियर। लेट्स सपोज कि आपने फर्स्ट लैंग्वेज चूज की हिंदी और सेकंड लैंग्वेज आपने चूज की इंग्लिश। ठीक है, तो अगर हिंदी और इंग्लिश आपने 2 लैंग्वेज चूज कर ली, तो इन दोनों के जो 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, उसमें आप लोगों को याद रखना है कि इसमें भी पैटर्न वही रहेगा कि आपको 15 मार्क्स यहाँ पे आएंगे, 15 मार्क्स यहाँ पे आएंगे। ठीक है, मतलब जो 15 मार्क्स है उसमें लैंग्वेजेस में जो है 15 मार्क्स का आपको RC आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब कि आपके पास में 2 पैसेज आएंगे, उन पैसेज में बेस्ड कुछ क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है 15 नंबर में।
15 मार्क्स में, और बाकी के 15 मार्क्स में आपको हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह से इंग्लिश में भी है कि 15 मार्क्स के आपको पैसेज आएंगे और बाकी के 15 मार्क्स की आपको पेडागोजी आएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब जैसे जैसे हम आगे अपडेट करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि आप तैयारी किस तरीके से करेंगे, आपको तैयारी करने के लिए किन किन बातों का ध्यान अच्छे से रखना है। आई होप यहाँ तक बात समझ आई होगी। इसी तरह से अगर मैथ और एनवायरमेंट स्टडीज की बात करें तो इनके भी 30-30 मार्क्स 2 पार्ट में डिवाइड है, 15 एंड 15। 15 मार्क्स इनके सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएंगे और 15 मार्क्स की इन दोनों सब्जेक्ट में भी आपसे पेडागोजी पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आई होप आपको पेपर 1 क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस तरह से टोटल 150 मार्क्स का आता है। ठीक है, पूरा पेपर 150 मार्क्स का आएगा। डन। अब आगे की बात करेंगे हम पेपर 2 की। तो पेपर 2 का जो सिलेबस है उसमें भी आपको पहला सीडीपी, ठीक है, दूसरा लैंग्वेजेस जो है वो कंपलसरी है, वही 20 लैंग्वेजेस आपको दी जाएगी। उन 20 लैंग्वेजेस में आपको कोई भी 2 लैंग्वेज पिक करनी है और उनमें अपना एग्जाम देना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, पहले हम इनकी बात कर लेते हैं कि सीडीपी आपको कितने मार्क्स की आएगी, 30 मार्क्स की, लैंग्वेज 1 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स। ठीक है, अब ये तीनों जो पेपर्स है इनमें जो 30 मार्क्स है वो वापस से 15 और 15 मार्क्स में डिवाइड होंगे। 15 नंबर में आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछा जाएगा और बाकी के जो 15 नंबर है उन सब में, बाकी के जो 15 मार्क्स है उन सब में आपसे पेडागोजी के बारे में पूछा जाएगा। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बात अगर हम करेंगे कि अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में साइंस सब्जेक्ट लिया था, मतलब आपने कोई बीएससी कर रखा है, ठीक है, या साइंस से रिलेटेड स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन है, तो आप सेक्शन ए मैथ्स और साइंस के लिए टीचर बनेंगे। ठीक है, और इसके आपको 30+30 मतलब टोटल 60 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 30+30 टोटल 60 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद जो अगली बात हम करेंगे कि अच्छा, एक और बात यहाँ पे याद रखना है कि जो आपके 30+30 60 मार्क्स है, इन 60 मार्क्स में से ऑलमोस्ट 40 मार्क्स का आपको मैथ और साइंस से क्वेश्चन आएंगे, बाकी के अराउंड 20 मार्क्स के आपको यहाँ पे भी पेडागोजी देखने को मिलेगी, पेडागोजी से यहाँ पे भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें सोशल स्टडीज और सोशल साइंस की, तो अगर आपका ग्रेजुएशन में आर्ट सब्जेक्ट रहा है या बीकॉम रहा है, ठीक है, या आपने बीए कर रखा है, तो या इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट में आपने, साइंस के अलावा किसी और सब्जेक्ट में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो फिर आप किसके टीचर बनेंगे, सोशल स्टडीज के। और सोशल स्टडीज में आपको कितने मार्क्स का पेपर आएगा, टोटल 60 मार्क्स का आएगा। इसमें भी अगेन जो 40 मार्क्स है, 40 मार्क्स का आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी से क्वेश्चन आएंगे, और इसके अलावा जो 20 मार्क्स के अराउंड है उसमें भी आपको पेडागोजी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आपको टोटल 150 मार्क्स का ये पेपर देखने को मिलेगा। यहाँ पे है ना, एक बात आप लोगों को याद रखना है कि जैसे पेपर 1 की भी बात करें और पेपर 2 की भी बात करें, दोनों ही पेपर में पेडागोजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो अगर आपको सीटेट क्लियर करना है तो आपकी पेडागोजी पे और चाइल्ड डेवलपमेंट पे बहुत मजबूत कमांड होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि जो सीडीपी के कॉन्सेप्ट है वही पेडागोजी आपके आगे की सब्जेक्ट्स की बनाएंगे। तो अगर आपका सीडीपी स्ट्रॉन्ग है, आपने सीडीपी को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, यहाँ पे मैं आपको सीडीपी के सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगी 1 बाय 1, तो कहीं नहीं जाने की जरूरत है। यहीं पे अगर आप अच्छे से सीखेंगे तो आपकी पूरी सीडीपी क्लियर हो जाएगी बहुत अच्छे से, आसान शब्दों के साथ में। ठीक है, अब अगर हम आगे की साइड बात करेंगे तो आगे की अगर बात करें तो जो 150 मार्क्स है उसमें टोटल आपको दिख रहा होगा कि कितने मार्क्स का आपका सीडीपी का रोल आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 30 नंबर, यहाँ पे वापस 15 मार्क्स का पेडागोजी, यहाँ पे भी 15 मार्क्स का पेडागोजी, ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का है। तो इस तरह से ऑलमोस्ट 70 to 90 मार्क्स आपको पेडागोजी को के मिलेंगे। ठीक है, इसलिए पेडागोजी और जो आपका सीडीपी है उसको हम लोगों को इग्नोर नहीं करना है, उस पर हमको बहुत अच्छे से कमांड करनी है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। अब लास्ट बात देखते हैं, स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। अब आप बोलेंगे मैम समझ आ गया, सीटेट एग्जाम होता क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी समझ आ गई, इसका पैटर्न समझ आ गया, सिलेबस हम लोगों ने ओवरव्यू देख लिया। अब अगर बात करते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, ठीक है, तो आप लोगों को जैसा कि पता है कि जब भी हम कोई, सिर्फ सीटेट नहीं, दुनिया की कोई भी कंपटीशन एग्जाम, स्पेशली इन इंडिया, अगर कोई भी आप एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो उस एग्जाम को क्लियर करने का सबसे पहला तरीका यह है कि आपको उस एग्जाम का सिलेबस पता होना चाहिए।
एग्जाम का सिलेबस, और नंबर 2 पे आप लोगों को उसके PYQs पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो सिलेबस है और जो PYQs है, तो जब सिलेबस आपके पास में होगा और आप उसके PYQs देखेंगे तो ये आपको क्या करेंगे, उस एग्जाम के लिए डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 क्या देखना है हमको, सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से देखना है, ठीक है। नंबर 2 पे हमको क्या देखना है, PYQs, कि उसमें PYQs है। अगर मैं सीटेट के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो आप लोगों को 2021 एंड 2022 ये 2 साल के जो आपके पेपर हुए थे, ये 2 पेपर आप अच्छे से देख लीजिए, इन पेपर को अच्छे से एनालाइज कर लीजिए, और पेपर को एनालिसिस करने के बाद में आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। ये 2 साल के पेपर आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। अच्छा, इससे पहले कि क्यों नहीं रेफर करना है, क्योंकि 2021 से थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न में चेंज आया है, एग्जाम में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला है, ठीक है। आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए आपको याद रखना है कि PYQs जो है वो आपको सिर्फ 21 और 22 2 साल के सॉल्व करने हैं, ये मोर देन सफिशिएंट। अगर आपने इतना कर लिया तो आप सीटेट को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, सीटेट के आने वाले एग्जाम पैटर्न को भी आप समझ पाएंगे, ठीक है। अच्छा, पेपर कहाँ से मिलेंगे PYQs, तो आपको CBSE की वेबसाइट से डायरेक्ट डाउनलोड करने को मिल जाएंगे, और अगर आपको वहाँ नहीं मिलता है तो हमारे द्वारा इस चैनल पे आपको सीटेट से रिलेटेड सारा मटेरियल और PYQs अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आप इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, सीटेट की तैयारी के लिए आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट, नोट्स और PYQs यहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब आपने देख लिया कि आपने PYQs देख लिए, तो जब आपने PYQs देख लिए तो अब बात आती है कि बुक्स कौन सी रेफर करेंगे। तो आप लोगों को NCERT के अलावा किसी और बुक को रेफर करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपके पास में NCERT है, इट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। अगर आप पेपर 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 1st to 5th की NCERT, उसको लाइन बाय लाइन आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और अच्छे से उसको रिवाइज किया हुआ होना चाहिए। और अगर पेपर 2 की बात कर रहे हैं तो 6th to 8th के NCERT जो है आपको बहुत अच्छे से पढ़ी हुई होना चाहिए, लाइन बाय लाइन, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जितने भी बच्चे सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं आप उनसे जाकर के पूछ लीजिए, या उनके इंटरव्यूज देखेंगे, या फिर ऐसा कोई बच्चा या ऐसा कोई स्टूडेंट या ऐसा कोई लर्नर नहीं है जो ये कह दे कि उन्हें NCERT पढ़े बगैर सीटेट क्वालिफाई किया, ठीक है। तो NCERT इज द की, ठीक है। NCERT को ही पढ़ना है, NCERT के अलावा कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। PYQ NCERT, दैट्स इट, इतना काफ़ी है। अगर आपने इनको कर लिया आप सीटेट इजीली क्वालिफाई कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब आगे की बात करेंगे हम कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए आप लोगों को, और शॉर्ट नोट्स आपके बने होना चाहिए। लाइक आपने NCERT पढ़ना शुरू कर दिया, बस आप उसको इस तरीके से पढ़े जा रहे थोरोली, नहीं, ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। आपको NCERT प्रॉपर पढ़नी है, और पढ़ने के बाद में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट का सेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो पेपर आता है वो अब कॉन्सेप्ट बेस्ड आता है, थोड़ा सा ट्रिकी आने लगा है क्वेश्चन, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करेंगे पेपर के अंदर, ठीक है। लाइक अगर आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी है तो बोला पियाजे की थ्योरी के पे बेस्ड पूरा का पूरा क्वेश्चन बना करके देंगे, ठीक है। तो आपकी पियाजे की थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग बहुत नेक्स्ट लेवल पे होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, सिर्फ NCERT को पढ़ना नहीं है, NCERT को पढ़ने के बाद उसके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के बाद अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाना है, ठीक है। और अगर आपने इतना कर लिया तो आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि सब करने के बाद भी लास्ट में जाकर के बच्चों का एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है, एक रिमाइंडर दे रही हूँ कि एग्जाम के 15 दिन या 10 दिन पहले कुछ नया पढ़ना छोड़ देना है, ठीक है। आपने जो पहले पढ़ा है, जो कुछ भी आपने पढ़ लिया, मोर देन सफिशिएंट, अब आपने उसी को बार बार रिवाइज करना है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपने जितनी भी मेहनत की है वो कहीं ना कहीं आपको फल नहीं दे पाएगी, क्योंकि रिवीजन के बिना आप एग्जाम में क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे, सीधी सी बात है। तो अगर आपको एग्जाम में अच्छे से क्वालिफाई करना है, एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, तो रिवीजन इज द की, ठीक है। उसके बाद में एक और बात होती है, मल्टीपल रिवीजन एंड प्रैक्टिस। वही बात जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको मल्टीपल रिवीजन करना है और फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस, जैसा कि आपको पता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हर एक एग्जाम को क्लियर करने का ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको आपको प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, ठीक है। एग्जाम के लास्ट स्टेज में सिर्फ प्रैक्टिस होती है, रिविजन होता है, उसके अलावा कुछ नया नहीं पढ़ना होता है। अगर आप इन सब टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कर लेंगे तो आप
गारंटेड एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और मैं मेंशन नहीं कर पाई, वो ये कि कितने मार्क्स लाने पर आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो सीटेट क्वालिफाई करने के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से, तो दोनों ही पेपर में, चाहे पेपर 1 हो, आपको 90 या 90 प्लस मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके 90 या 90 प्लस मार्क्स है, देन यू आर एलिजिबल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर, यानी कि आपका सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। आई होप आप लोगों को मेरी बात ये समझ आ गई होगी। और इसके अलावा आपको सीटेट एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, कुछ समझ नहीं आता है, कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, या कोई टॉपिक आप समझना चाहते हैं, कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन रख सकते हैं, आपको डेफिनेटली उसका आंसर किया जाएगा। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, लगातार मेहनत करनी है, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन इज द की। कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के बिना कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, लर्निंग कीजिए, डेडिकेट रहिए, आप डेफिनेटली अपने गोल्स को अचीव करेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को, स्वामी विवेकानंद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा जो भी आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।